हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। एलटी ग्रेड और टीजीटी दोनों के लिए हमने जो है लेक्चर्स को लाना शुरू कर दिया है और कोशिश रहेगी कि एलटी ग्रेड का अप्रैल के अंदर अंदर और जो टीजीटी है ना उसका अपन मई में ही क्या कर लें, सिलेबस को कंप्लीट कर लें ताकि आपको आसानी रहे कंप्लीशन में भी और रिवीजन में भी। देखिए, पढ़ते जाइए साथ में और वीकली उसका रिवीजन भी करते जाइए, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम को आप बिना रिवीजन के नहीं निकाल सकते, ये समझिए कि बिल्कुल 100% ट्रू टू द कोर है ये, कि आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए, जो वीडियोस हैं इनको देखते रहिए। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दी जा रही है, वहाँ से पीडीएफ ले लीजिए, पीडीएफ पढ़िए, वीडियोस देखिए, पीडीएफ पढ़िए, वीडियोस पढ़िए। गजब का रिवीजन होता चलेगा, तैयारी होती चलेगी। तो हम इस टॉपिक को अगर बात करें ना, तो इलेजी रिटन एट कंट्री चर्चयार्ड और थॉमस ग्री की जो इलेजी है ना, इसके बारे में ऑलरेडी 2 सेशन ले चुके हैं, जिसमें पोयम की पूरी बात की थी अपने, इसकी थीम की, स्टोरी की, और थोड़ी सी थॉमस ग्रे की भी बात की थी। इनका इंट्रोडक्शन दिया था अपन ने, और उसमें थीम इंट्रोडक्शन के साथ साथ दोनों सेशन में 4 क्वेश्चन भी हमने लॉन्ग टाइप के कर लिए हैं आपकी एलटी ग्रेड मेंस के लिए। अब इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं वो देखते हैं कि ये देखिए, ये पूरा उसका थीम है, इंट्रो है, या कह दीजिए कि पूरी समरी है किसकी, आपकी इस एलिजी की। ठीक है, और हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो है वो जो आपके सामने इनको डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी 2 सेशन वो नहीं देखे तो उसको ज़रूर देखिए। तीसरा हो गया, और ये हो गया चौथा, राइट ए नोट ऑन द थीम ऑफ ग्रेज एलिजी। अब हम आते हैं किसमें, 5वें नंबर पे। Why is Thomas Gray considered a leading graveyard poet? ग्रेवयार्ड पोएट लीडिंग क्यों कहा जाता है इनको, कि उनके ये लीडर थे, ये उनमें सबसे प्रमुख थे। And how does his poem Elegy, written in a country churchyard, reflect the characteristics of the graveyard school of poetry? और किस तरह से उनकी जो इलेजी है वो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाती है, ये बता देना है हमें। ठीक है, 2 क्वेश्चन हैं, अपन दोनों को समअप कर लेंगे अपने इस आंसर में। चलिए शुरू कर लें। आंसर, थॉमस ग्रे इज कंसिडर्ड अ लीडिंग ग्रेवयार्ड पोएट। थॉमस ग्रे को एक लीडिंग ग्रेवयार्ड पोएट माना जाता है, बिकॉज क्योंकि हिज पोएट्री रिफ्लेक्ट्स द मेन थीम्स, उनकी जो पोएट्री है ना मेन थीम्स को रिफ्लेक्ट करती है, स्टाइल को भी क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, ऑफ द ग्रेवयार्ड स्कूल, ग्रेवयार्ड स्कूल की। दिस ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी पोएट्स, ये 18th सेंचुरी पोएट का जो ग्रुप है ना, इंक्लूडिंग जिसमें कौन कौन थे देख लेते हैं। ओलिवर गोल्ड स्मिथ थे, विलियम कूपर भी थे। कहाँ फोकस करते थे, ऑन डेथ, मृत्यु पर, मॉर्टेलिटी पर, एंड द फाइनलिटी ऑफ लाइफ, और जीवन के अंत पर। ऑफन, प्रायः, यूजिंग चर्च यार्ड्स एंड ग्रेव्स एज सेटिंग फॉर रिफ्लेक्शन, ये अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अक्सर क्या करते थे, चर्च यार्ड या कब्रिस्तानों को अपना क्या बनाते थे, सेटिंग बनाते थे पोएम्स की, अपने वर्क्स की। अनलाइक सेंसेशनलिस्ट वर्क्स, सेंसेशनलिस्ट वर्क्स की तरह नहीं कि दियर पोएम्स की, जैसे उनकी पोएम्स होती थी मेडिटेटिव हैं, मिलानकलिक हैं, दुख से भरी हुई, समटाइम्स डायडेक्टिक हैं, और कभी कभी करेक्शन करने वाली भी हैं, मोरल सुधार के लिए भी उनको यूज़ किया जाता है। कंबाइनिंग एस्थेटिक ब्यूटी को विथ मोरल एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, और ये जो थे आपके सेंसेशनलिस्ट, ये क्या करते थे, कंबाइन कर देते थे एस्थेटिक ब्यूटी को मोरल और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, नैतिक या धार्मिक निर्देशों से। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ आपका क्या हो गया, छोटा सा कंपैरिजन भी हो गया। ग्रेज इलेजी, ग्रे की जो इलेजी है ना, रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड 1751, परफेक्टली डेमोन्स्ट्रेट्स, बिल्कुल अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेट करती है दीज ट्रेड्स, इन गुणों को। द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन द लिप्स ऑफ ऑर्डिनरी विलेजर्स, ये जो पोएम है ये ऑर्डिनरी लोगों की जिंदगी को रिफ्लेक्ट करती है, उस पर विचार करती है। ऑर्डिनरी विलेजर्स, तो जैसे कि अभी बात करी ऊपर कि जो सेंसेशनलिस्ट वर्क्स थे ना, ये उनसे बिल्कुल उलट थे। ये जो इनके वर्क थे हमारे ग्रेवयार्ड पोएट्स के, इसको फिर यहाँ से देख सकते हैं,
वर मेडिटेटिव थे, मेलानकलिक थे, समटाइम्स डायडेक्टिक भी थे, कंबाइनिंग एस्थेटिक ब्यूटी विथ मोरल और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। और ये लोग जो है एस्थेटिक ब्यूटी को मोरल या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से क्या करते थे, जोड़ देते थे। सेंसेशनलिस्ट में ये बात नहीं थी, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो जो इनकी पोइट्री है ना, सॉरी इलेजी जो है ये, इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये परफेक्टली बिल्कुल अच्छे से पूर्ण रूप से डेमोन्स्ट्रेट्स प्रकट करती है दीज ट्रेट्स, इन गुणों को। और द पोएम रिफ्लेक्ट्स, ये पोएम विचार विमर्श करती है ऑन द लिप्स ऑफ ऑर्डिनरी विलेजर्स, साधारण गांव वालों के जीवन पर, दियर हार्ड वर्क, उनकी कठिन परिश्रम पर। एक लाइन ध्यान करिए आप, लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल, कि महत्वाकांक्षी लोगों को चाहिए कि वो उनके यूजफुल उपयोगी टॉयल, कठिन परिश्रम का मजाक ना उड़ाएं, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो, जो परिश्रम करते हैं उसका, उसी से रिलेट करता है। तो उनके हार्डवर्क का मजाक ना उड़ाएं, ह्यूमिलिटी, उनके थोड़ा सा सीधे साधेपन को, जिसको ये ह्यूमिलिएशन, जिसको ये ह्यूमिलिएट करते हैं, उसको भी। इवेंचुअल डेथ, और इवेंचुअल डेथ का भी मजाक ना उड़ाएं। शोइंग दैट, ये दिखाता है कि डेथ इज़ यूनिवर्सल, जो डेथ है ना वो यूनिवर्सल है, तुम्हें भी आएगी। आज हंस रहे हो, कल तुम्हारे लिए लोग रो रहे होंगे। या तुमसे कोई बड़ा आदमी मिलेगा तो तुम्हारा उपवास उड़ाएगा, अगर तुम अपने से छोटों का उपवास उड़ाओगे तो बस वो जो साइकिल है ना, पूरा चलता रहता है। मेडिटेट्स ऑन द इनइक्वालिटी ऑफ लाइफ, ये मेडिटेट करता है, ध्यान लगाता है ऑन द इनइक्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन के इनइक्वालिटी, असमानता पर। येट हाईलाइट्स, फिर भी, अच्छा ग्रे है यहाँ पे, कह रहे कि ग्रे जो है ना वो जीवन की इनइक्वालिटी पर क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उसको देखते हैं कि कितनी असमानता है ज़िंदगी में लोगों की, धन दौलत के मामले में, रहन सहन के मामले में। येट हाईलाइट्स दैट इन डेथ ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, उसके बाद भी हाईलाइट करते हैं कि जो डेथ है ना वो सभी के लिए समान है। वेदर फेमस और ऑब्सक्योर, चाहे वो फेमस हो या कोई ऐसे ही साधारण आदमी हो। हिज यूज ऑफ सिंपल इमेजरी लाइक द चर्चयार्ड टॉम स्टोन्स, उनकी जो सिंपल इमेजरी है ना, जिसे उन्होंने चर्चयार्ड को यूज़ किया है, टॉम स्टोन्स यानी कब्र पर लगे हुए पत्थरों को यूज़ किया है, नेचर प्रकृति को भी उसी में दिखा दिया है। क्रिएट्स अ पीसफुल, एक शांतिपूर्ण येट सोलम्न मूड, फिर भी क्या कि एक वो गंभीर मूड को प्रकट करती है, ये जो उनकी सिंपल इमेजरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेवयार्ड स्कूल, और ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रेवयार्ड स्कूल की। द पोएम ऑल्सो कंटेन्स पर्सनल रिफ्लेक्शन, इसमें पर्सनल रिफ्लेक्शन भी है। और क्यों है, उसका रीज़न क्या है कि हमने बात की थी, इनके एक दोस्त थे टॉमस वेस्ट, उनकी डेथ हो गई थी। कब डेथ हो गई थी भाई, 1742 में। तब ही इन्होंने 1742 से ही क्या किया था, पोइट इस इलेजी को लिखना शुरू करा था। कंप्लीट करने में इनको कितने साल लग गए थे, 8। तो 1750 में कंप्लीट किए थे, 1751 में उसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो इनके पर्सनल रिफ्लेक्शन को भी दिखाती है, या वो उसके अंदर मौजूद है। एज ग्रे टर्न्स टू हिज ओन मॉर्टेलिटी, जैसे ही ग्रे जो है अपनी मॉर्टेलिटी की तरफ मुड़ करके देखते हैं कि मेरा दोस्त चला गया है, अगला नंबर मेरा है, या किसी का भी हो सकता है जो आसपास है, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, किसी का भी, अपने नुकसान के भी तरफ इनका दिमाग है मॉर्टेलिटी पर। एक्सप्रेसिंग रेजिग्नेशन एंड होप, ये एक्सप्रेस करता है रेजिग्नेशन भी, त्याग को भी, एंड होप और आशा को भी। बाय ब्लेंडिंग मेडिटेशन, मेडिटेशन को ब्लेंड करके मेलैंकली के साथ, एंड मोरल इंसाइट, और मोरल इंसाइट के साथ, ग्रेज इलेजी इन्फ्लुएंस्ड, ग्रे की इलेजी ने इन्फ्लुएंस किया है किसको, लेटर प्री रोमांटिक एंड गोथिक राइटर्स, प्री रोमांटिक और गोथिक राइटर्स को भी। अब गोथिक राइटर्स कौन से होते हैं, वो राइटर जो अपने वक्त में भूतिया चीज़ों को इस्तेमाल करें, भूतिया महल दिखाने लगें, आत्माओं को दिखाने लगें, अंधकारमयी सेटिंग लें, वहाँ जो भी घर या जो भी शहर या गांव दिखाएं तो उसमें विचित्रता हो, अजीब सी हॉन्टेड सा हो, ये सारे गोथिक राइटर्स कहलाते हैं। उस तरह का वर्क जो है वो गोथिक लिटरेचर या गोथिक वर्क कहलाता है। ठीक है, मेकिंग हिम, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, अपन बात कर चुके हैं प्री रोमांटिक को भी। प्री रोमांटिक कौन, जो रोमांटिक एज के पहले थे। ठीक है,
और गोथिक राइटर्स को इन्होंने क्या किया, इन्फ्लुएंस किया इनकी इलेजी ने, और मेकिंग हिम, इसी इलेजी ने उन्हें बना दिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ ग्रेवयार्ड मूवमेंट। ग्रेवयार्ड मूवमेंट के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर में से एक, यानी बड़ा ऊंचा मकाम इनको हासिल था ग्रेवयार्ड पोएट्स के बीच में। और ये भी आप चाहें तो कह दें कि अगर आपके थॉमस ग्रे ने सिर्फ यही लिखी होती इलेजी और कुछ ना लिखा होता, जो उनकी लाइफ टाइम में बताते हैं कि सिर्फ 13 पोएम्स इन्होंने पब्लिश कराई थी। और एक चीज़ पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था, इसको थोड़ा सा दिमाग में आपका रहेगा, रिवाइज कर लेते हैं। 1757 में इनको पोएट लॉरियरशिप ऑफर हुई थी, लेकिन मना कर दिया, है ना। हमने बताया था आपको कि ऐसे कामों के लिए हिम्मत भी चाहिए, और जो है लालच से भी फ्री होना पड़ता है अपने को, ग्रीड नहीं है किसी तरह की, और हिम्मत इन सेंस में कि राजा को कैसे मना कर सकते हैं। चलिए, तो ये थी आपकी एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, है ना। एक बार क्वेश्चन को और देख लेते हैं। ये आ गया 4 नंबर, और जो अपन ने अभी डिस्कस किया है, ठीक है, कि हमने बताया कि ग्रेवयार्ड पोएट्री को क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जो ग्रेवयार्ड पोएट्री की जितनी भी विशेषता है ना, वो सारी कुछ इनकी वर्क्स में मिलती हैं, और हाई लेवल पीक को जाती हुई दिखती है, ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट। इन द एपिटाफ of elegy written in a country churchyard, how does Gray describe himself and the idea of death? करेंगे, अगर हम एलेजी रिटन इन आ कंट्री चर्चयार्ड के एपिटाफ की बात करें, तो उसमें किस तरह से ग्रे ने अपने आप को और अपने मृत्यु के विचार को प्रदर्शित किया है, वो बताना है। चलिए बताते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए जितने भी आंसर है ना, वो आपके पैराग्राफ में कैसे हैं, पैराग्राफ अलग अलग पैराग्राफ में अच्छे से बताए गए हैं, कि एक बात जहाँ पूरी हो रही ना, उसको छोड़ दिया, फिर नीचे आ गए, एक और बात बता दी, फिर नीचे आ गए, फिर उसको कंक्लूड कर दिया, ठीक है। कई जगह आपको शायद इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ना दिख रहा होगा, लेकिन आप ये देखिएगा कि जो पैराग्राफ की सेटिंग है ना, वो किस तरह की है, कि पहला पैराग्राफ, फिर एक बात करी, फिर दूसरे पैराग्राफ में उसमें दूसरी बात करिए, फिर तीसरे पैराग्राफ, ठीक है। हम जो आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको आई को फॉलो करना चाहिए, यानी इंट्रोडक्शन पहले रखना चाहिए, फिर एम और ए यानी मेन आंसर को रखना चाहिए, और तीसरे नंबर पे क्या होना चाहिए, सी, वो क्या होगा, आपका कंक्लूजन हो जाएगा, आई मैक। या इसमें आप चाहें तो ओ भी लगा सकते हो, तो इमैको हो जाएगा, ये याद करने में थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है। चलो, अब क्या इसकी एक बढ़िया कोई निमोनिक में दिमाग लगाए हैं, कोई बढ़िया सा आपको बना के बताएंगे, लेकिन आपको इसको फॉलो करना है। इंट्रोडक्शन लिख दिया, ठीक, यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन चला आ रहा है, अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया, फिर जो नई लाइन शुरू करिए मेन आंसर की, वो यहाँ से शुरू कर लीजिए पैराग्राफ चेंज करके, फिर ये लाइन पूरी यहाँ तक मेन आंसर हो गया आपका, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या शुरू करना है, कंक्लूज़न, तो उसको यहाँ से शुरू कर लीजिए, ठीक है। बस ये थ्योरी है कि तीनों पैराग्राफ अलग अलग दिखाई देने चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं एपिटाफ को और ग्रे के विचार को डेथ पर और अपने आप पर। इन द एपिटाफ ऑफ इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, थॉमस ग्रे डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ विथ ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। करेक्ट, जो एपिटाफ है आपका एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड का, उसमें थॉमस ग्रे जो है अपने आप को विथ ह्यूमिलिटी, बहुत सीधे साधे ढंग से, सिंप्लिसिटी सीधे साधे ढंग से, और ह्यूमिलिटी बहुत विनम्र ढंग से क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं। स्ट्रेसिंग बोथ हिज सिंसेरिटी एंड कंपैशन, अपनी सिंसेरिटी को भी और कंपैशन को भी पर जोर देते हुए, कि मुझ में कंपैशन भी है, सिंसेरिटी भी है, और सिंप्लिसिटी भी है, ह्यूमिलिटी भी है, इस तरह से उन्होंने व्यक्त किया है अपने को। ही पोर्ट्रेज हिमसेल्फ, वो अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं एज समवन हुज हार्ट, कोई ऐसा जिसका जो हार्ट है ना, वॉज काइंड एंड जनरस, बहुत दयालु और जनरस है, वो दोनों एक ही बात है वैसे, विनम्र है कह दीजिए एक को। हु शेयर्ड इन द सारोज ऑफ अदर्स, जो दूसरों के दुखों को बांटता है, बाई ऑफरिंग सिंपैथी एंड टीयर्स, उनको क्या करके, ऑफर करके, सिंपैथी और उनके आंसुओं को भी उनके साथ रो करके, ऐसा कहिए।
एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय ग्रे सजेस्ट्स, या इसी के साथ साथ ग्रे ये भी सजेस्ट करते हैं दैट की ही डिड नॉट अचीव ग्रेट वर्ल्डली फेम और वेल्थ, कि उनको भले ही वर्ल्डली नेम फेम ना मिला हो, वेल्थ ना मिली हो, इंस्टीड इसके बजाय द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, जो सबसे महान उपहार उनको मिला है ना, ही रिसीव्ड, जो उन्हें मिला है, वाज द कंफर्ट ऑफ फ्रेंडशिप, वो दोस्ती का, द कंफर्ट ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती का कंफर्ट है, एंड द होप ऑफ डिवाइन एक्सेप्टेंस, और आशा है उनको कि उनको डिवाइन एक्सेप्टेंस भी मिलेगा, या डिवाइन एक्सेप्टेंस की होप का जो तोहफा उनको मिला है वो भी सबसे शानदार है। ये कह रहे हैं कि दुनियावी फेम और वेल्थ और ये सब नेम फेम क्या होता, कुछ नहीं इन दोनों के आगे। यानी जिसको अच्छी मित्रता मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाएं साथ वाले, और साथ में उसको डिवाइन एक्सेप्टेंस की आशा हो कि मैं जब जाऊंगा ना गॉड के पास तो मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा बिकॉज ऑफ माई डीड्स, बिकॉज ऑफ माई सर्विसेज टू अदर्स। बिल्कुल सही बात है। देखिएगा, हियर रेस्ट सो हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ, अ यूथ टू फॉर्च्यून एंड टू फेम अननोन। बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहे हेयर रेस्ट से, देखिए यहाँ कह रहे लेटा हुआ है, हिज हेड, यानी हेड से मतलब यहाँ मिटोनिमी से, या इसको आप क्या कह सकते हैं, मिटोनिमी कहेंगे, या एक और फिगर ऑफ स्पीच होता है सिनेक्डोची, जहाँ पर एक अंग की बात की जाती है लेकिन उसमें पूरी बॉडी का अर्थ छुपा होता है। तो यहाँ पर जैसे सर की बात की गई ना, तो मतलब कह रहे हैं कि यहाँ देखिए ये धरती की गोद में लेटा हुआ है ए यूथ, यहाँ पर हेड कहा यूथ के लिए, यहाँ पर यूथ कह दिया है, ठीक है। टू फॉर्च्यून एंड टू फेम अननोन, और उसके लिए भाग्य और जो प्रसिद्धि है वो अननोन है, यानी वो इनसे अनजान है, या ऐसा कहिए कि वो लोगों के लिए भाग्य और प्रसिद्धि के मामले में बिल्कुल एलियन है, अजनबी है, एग्जॉटिक है, लोग उसको जानते पहचानते नहीं है। ये दोनों सेंस हो सकते हैं इसके। फेयर साइंस फ्राउंड नॉट ऑन हिज हम्बल बर्थ, करें कि फेयर साइंस, मेरी प्यारी विज्ञान की देवी, फ्राउंड नॉट, तुम फ्राउंड मत करो, तुम जो है तेवरी मत चढ़ाओ, ऑन हिज हम्बल बर्थ, उसके सीधे साधे जन्म को लेकर के। एंड मेलानकली मार्क्ड हिम फॉर हर ओन, और ए दुख मार्क्ड हिम फॉर हर ओन, और उसके लिए जो तुमने ये मेलानकली मार्क कर रखी है ना पहले से, तो उसके लिए भी फ्राउन मत, त्योरी चढ़ाओ। त्योरी चढ़ाने का मतलब है कि भौहें ना समेटो, जैसे अपन नहीं जो गुस्सा होते हैं या किसी से नाराज़ होते हैं तो हमारे जो माथे के लकीरें हैं ना वो उसमें बल पड़ने लगता है, उसी को फ्राउन कहते हैं। गुर्राना भी होता है फ्राउन मतलब, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ आप देखेंगे ना तो ये इन कब्रों में ऐसे नौजवान लेटे हुए हैं कि जिनको प्रसिद्धि और भाग्य का कुछ पता ही नहीं था। तो इसलिए जो भी इनको देखे ना, चाहे वो साइंस हो या कोई एम्बिशियस लोग हों या वेल्दी लोग हों, तो इन खबरों को जब देखें या इनके इतिहास को जब जाने ना, तो उनको चाहिए कि उनका उपहास ना उड़ाएं, उनके हम्बल बर्थ का मजाक ना बनाएं, उनके छोटे छोटे इतिहास का मजाक ना बनाएं। बहुत ज़बरदस्त लिखी है भाई, तभी इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है। दिस सेल्फ पोर्ट्रेट एम्फसाइजेज, करें कि ये जो सेल्फ पोर्ट्रेट है ना, आप ये भी कह सकते हैं कि जिसमें जिस नवयुवक की बात कर रहे हैं ना, ये इन्होंने खुद को कहा है ये कि ठीक है मुझे वेल्थ और दुनियावी चीज़ें नहीं मिली, लेकिन मेरे पास जो गिफ्ट है ना वो किसी के पास शायद ना होगा। तो दिस सेल्फ पोर्ट्रेट एम्फसाइजेज, ये सेल्फ पोर्ट्रेट जो है एम्फसाइज करता है मोडेस्ट वर्चूज़ को, गुणों को, रादर देन ग्रांड अकम्पलिशमेंट्स, महान अकम्पलिशमेंट्स के बजाय। अकम्पलिशमेंट मतलब बड़े बड़े कामों को पूरा करना। अलाइनिंग विथ द पोएम्स ओवरऑल थीम, और ये अलाइन करता है किससे, पोएम की ओवरऑल थीम से, दैट की डेथ इक्वलाइजेज ऑल ह्यूमन बीइंग्स, की मृत्यु सबको बराबर कर देती है। कितने ही आपने अकम्पलिशमेंट किए हों, कितने ही ऊंचे ऊंचे तीर मार लिए हों, लेकिन आप भी गड्ढे में ही जाएंगे गरीबों की तरह, वेदर रिच और पुअर, ठीक है। द एपिटाफ आल्सो रिफ्लेक्ट्स, ये जो एपिटाफ है ये भी रिफ्लेक्ट करता है ग्रेज व्यू ऑफ डेथ, ग्रे के व्यू के ऊपर, जो उनके डेथ के ऊपर जो व्यूज़ हैं। एज अ प्लेस, एक ऐसी जगह है ये, वेयर ह्यूमन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अलाइक, जहाँ पर जो मानव की ताकत और कमज़ोरियाँ हैं ना वो समान है, ना तो कोई ऊपर है ना कोई नीचे है। और ये सब क्या है, साइलेंस्ड एंड लेफ्ट टू रेस्ट, इन सबको खामोश कर दिया जाता है,
कितना भी बड़ा अपने आप को ताकतवर आदमी घमंडी लगाता हो, सब उसके सामने जाके शांत हो जाते हैं, जो दूसरों की नहीं सुनते हैं ज़िंदगी में वो भी। ही आस्क्स रीडर्स, वो रीडर्स को कहता है या कि नॉट टू प्रोब टू डीपली इनटू ईदर हिज मेरिट्स और हिज फॉल्ट्स, कि वो उसके गुणों या अवगुणों का बहुत डीपली अध्ययन न करें भाई, छानबीन न करें, प्रोब इनटू। फॉर बोथ आर नाउ बियॉन्ड ह्यूमन जजमेंट, क्योंकि अब मरने के बाद ये दोनों ह्यूमन जजमेंट से परे हैं, आप क्या कर लेंगे जान कर। इंस्टेड, इसके अलावा, ही रेस्ट सो इन द बॉसम ऑफ हिज फादर एंड हिज गॉड, करेंगी वो रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है इन द बॉसम, गोद में, ऑफ हिज फादर, अपने पिता, एंड हिज गॉड, और अपने ईश्वर के। ठीक। हाईलाइटिंग हिज फेथ, अपने विश्वास को हाईलाइट करते हुए, एंड होप, और आशा को हाईलाइट करते हुए, इन इटर्नल पीस में, बाई एंडिंग विथ हिज ओन इमेजिन्ड ग्रेव स्टोन इंस्क्रिप्शन, अपने ग्रेव स्टोन के इंस्क्रिप्शन को इमेजिन करते हुए। ग्रे रिमाइंड्स अस, ग्रे हमें ध्यान दिलाते हैं, यानी ये अपने जो इमेजिन किया इन्होंने अपना ग्रेव स्टोन इंस्क्रिप्शन, जो क्या क्या लिखा हो सकता है उसमें, वो हमें याद दिलाते हैं उन सारी चीज़ों से, इंस्क्रिप्शन से, क्या कि डेथ स्पेयर्स नो वन, डेथ किसी को नहीं छोड़ती भाई, नॉट इवन द पोएट हिमसेल्फ, ना वो खुद जो लिख रहा है इसके बारे में, ना उसको जो उसके बारे में लिख रहा है ना। रेनफोर्सिंग द पोएम्स यूनिवर्सल मैसेज ऑफ मॉर्टेलिटी, ये रेनफोर्स करता है क्या, द पोएम्स यूनिवर्सल मैसेज, पोएम के यूनिवर्सल मैसेज को भी, मॉर्टेलिटी के बारे में, एंड इक्वलिटी ऑफ डेथ, और मृत्यु में के सामने समानता के बारे में। ठीक है, यानी ग्रे ने जो इमेजिन किया है ना कि मेरा जो टूम्ब होगा कब्रिस्तान का, उसमें क्या क्या होगा, ये सब इन्होंने देखिए बताया हमें, अभी एपिटाफ उसी को बोलते हैं, उसके ज़रिए क्या बताया कि जो डेथ है ना वो किसी को नहीं छोड़ती, चाहे वो कितना ही अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो दोषी हो, निर्दोष हो, चाहे वो ईमानदार हो, बेईमान हो, चोर हो, साहूकार हो, सबको जाना है, और एक समान जाना है, यानी गड्ढे में ही जाना है। तो करेंगे, ये जो इनका एपिटाफ है ना, ये हमें याद दिलाता है कि ये जो इनके मैसेज को, वो मैसेज क्या है कि मॉर्टेलिटी भी यूनिवर्सल है, कि हम सभी जो है मरणीय है, मरने वाले हैं, अमर नहीं है, और इक्वलिटी ऑफ डेथ भी इसका भी यूनिवर्सल बताते हैं, और सही बात है कि डेथ भी, और उसकी जो उसके सामने जो लोगों की समानता है ना, वो भी क्या है, सब के लिए समान है, यानी डेथ सबको एक नज़र से देखती है, उसमें कोई, उसकी नज़र में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा, यहाँ से हमारे थॉमस ग्रे की बात पूरी होती है। आपके पेपर के टाइम तक हम कोशिश करेंगे कुछ और मिक्स जो है आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाएं, हर एक राइटर से एक एक दो दो, जो ज़्यादा उम्मीद है एलटी ग्रेड में आने की, अभी सब तैयारी चल रही है उसकी भी। तो अगर आप पहली बार विज़िट किए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, ताकि जैसे टीजीटी है, एलटी है, आगे चल कर के पीजीटी के भी हम क्वेश्चंस और सिलेबस को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जुड़ जाइए, और सेशन अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, और उस टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी में लगे रहिए, टेंशन मत करिए। ठीक है, अगर डेली आप अच्छे से अपना टाइम टेबल बना करके एक कॉन्टीन्यूटी रखेंगे ना अपनी स्टडी में, आसानी से सब तैयार कर लेंगे। अगर आज पढ़ा पर कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ा, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, तो कॉन्टीन्यूटी भी रखनी है। ठीक है, चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।